माँ जी, ये आरती की थाली तैयार है। तो फिर चलो अपनी देवरानी की आरती उतारो और उसका गृह प्रवेश करो। वंदना कौशल्या देवी की बड़ी बहू है। आज वंदना का देवर अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ला रहा होता है, इसलिए वंदना उनके स्वागत की तैयारी कर रही होती है। वो दरवाजे के बीचों बीच चावल का कलश रखती है। तभी अनमोल अपनी पत्नी प्रियंका के साथ दरवाजे पर आ जाता है। वंदना दोनों की आरती उतारती है, फिर अपनी देवरानी से कहती है, स्वागतम देवरानी जी, इस घर में आपका स्वागत है। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। कलश गिराकर प्रियंका अंदर आ जाती है और घूंघट हटाकर कहती है, ओफो, आप कितनी फॉर्मेलिटी कर रही हो, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जाकर एसी ऑन करो। और इस घर में नौकरानी से मेरा गृह प्रवेश क्यों करवाया जा रहा है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये सुनते ही कौशल्या वंदना के हाथों से आरती की थाली ले लेती है। अरे बहू, ये इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी है। खैर छोड़ो, इसका परिचय तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम तो बड़े घर से आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे में एसी फिट करवा दिया है। अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। आओ भाभी, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। संध्या अपनी छोटी भाभी को उसके कमरे तक लेकर जाती है और कमरे का एसी ऑन कर देती है। उस कमरे को देखकर प्रियंका मुंह बनाते हुए कहती है, कितना छोटा सा कमरा, यहाँ मैं कैसे रहूंगी? भाभी, ये तो हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें आवाज दे देना। संध्या वहां से चली जाती है। फिर प्रियंका अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। तो दूसरी तरफ कौशल्या अपनी बड़ी बहू की रेल बना देती है। बड़ी बहू, तुम क्या यहाँ खड़े खड़े हम सबका मुंह देख रही हो? जाओ और हम सबके लिए ठंडाई बनाकर लाओ। वंदना रसोई में जाती है और कुछ ही देर में सबके लिए ठंडाई बनाकर लेकर आती है। अब बेचारी वंदना अकेले ही घर के सभी लोगों और रुके हुए मेहमानों के लिए खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है और बर्तन धोती है। साथ ही अपनी देवरानी के सब नखरे भी उठाती है। जेठानी जी, मेरे सूटकेस से सारे कपड़े निकालकर अलमारी में लगा दो। वो क्या है ना, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। वंदना अपनी देवरानी की वो फरमाइश भी पूरी करती है, लेकिन इन सब कामों की भागदौड़ में वो बुरी तरह थक जाती है और उसकी कमर दर्द करने लगती है। आह, मेरी कमर कितनी दुख रही है, लेकिन अभी तो ये बर्तनों का ढेर धोना भी बाकी है। तभी कौशल्या रसोई में आती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, एक बड़ा सा गिलास भर के दूध गर्म करो और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर डालो। वो बड़े घर की लड़की है, अमीरी में पली बड़ी है, उसे यूं गरीबी में रहने की आदत नहीं है। जी माँ जी। कुछ देर बाद वंदना ड्राई फ्रूट्स वाला दूध प्रियंका के लिए ले जाती है। उसे देख प्रियंका उससे कहती है, ओह अच्छा हुआ जेठानी जी आप आ गई। वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा दबा दो ना। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो अभी बर्तन भी धोने हैं और मेरी कमर में भी दर्द है। हाँ तो बाद में धो लेना, और वैसे भी माँ जी ने कहा है कि मैं तुमसे जो मर्जी काम करवा सकती हूँ। बेचारी वंदना अपनी परवाह ना करते हुए अपनी देवरानी का सर दबाने लगती है। उसके बाद सारे जूठे बर्तन धोती है। सारा काम निपटाते निपटाते उसे रात के 1 बज जाते हैं और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। हाँ, इस शादी की भागदौड़ और घर के कामकाज में मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं कुछ दिन आराम करूंगी। अब तो घर में देवरानी आ गई है, वो मेरा घर के कामकाज में हाथ बटा देगी। इस उम्मीद के साथ वंदना सो जाती है। वंदना गरीब घर से थी और उसे अपनी देवरानी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अगली सुबह कौशल्या अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, वंदना, ओ वंदना, अरे कहाँ हो तुम? कुछ देर बाद कौशल्या अपनी बड़ी बहू के कमरे में चली जाती है। हे भगवान, देखो तो सही कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि घर में नई बहू आई है? वंदना नींद से जागती है और घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अरे सुबह के 8 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा माँ जी, क्या आपने प्रियंका से पहली रसोई की रस्म करवा ली? क्यों, वो क्या तेरी नौकरानी है जो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखेगी? तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट का समय है। मेरी ढील का ज्यादा फायदा मत उठाओ। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, फिर घर के बाकी काम भी निपटाओ। बेचारी वंदना रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है। इसके बाद घर के सारे कामकाज निपटाती है, फिर सबके लिए खाना बनाती है और देवरानी को जाकर उसके कमरे में देकर आती है। तभी प्रियंका उससे कहती है, जेठानी जी,
जरा ये मेरे कपड़े धो देना, और ये कुछ अनमोल के भी हैं। लेकिन प्रियंका, अपने कपड़े तो तुम खुद से भी धो सकती हो। तभी कौशल्या वहां आ जाती है। मेरी छोटी बहू को काम के लिए मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो जो तुमसे कहती है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। वंदना अपनी देवरानी और उसके पति के सारे कपड़े धोने लगती है और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। अब ये हर रोज का हो गया। प्रियंका आराम से एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ती रहती, तो वहीं जेठानी सारा दिन काम करती रहती। यहाँ तक कि एक रोज उसे 101 बुखार था, फिर भी उसकी सास उसी से सारा काम करवा रही थी। अगर मैं गरीब घर से हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनकी नौकरानी हूँ और ये मुझसे सारा काम करवाएंगी। बस अब और नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। बड़ी बहू अपने मायके चली जाती है, लेकिन अब पीछे से कौशल्या की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि संध्या तो अपने कॉलेज चली जाती है और प्रियंका घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, जिससे घर के सारे काम की जिम्मेदारियां अकेले सास के कंधों पर ही आ जाती हैं। काम कर करके जब वो थक जाती है तो अपनी छोटी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, छोटी बहू, तुम भी तो मेरे साथ थोड़ा काम करवाओ। आखिर मैं कब तक यूं अकेले में काम करती रहूंगी? माँ जी, ना तो मैंने आज तक कभी अपने मायके में काम किया है और ना ही यहाँ, इसलिए मुझसे नहीं होता ये काम वाम, आप खुद ही देख लो। ये बात सुनकर कौशल्या हैरान रह जाती है और वो अपनी बड़ी बहू को याद करते हुए कहती है, एक मेरी बड़ी बहू थी जिसने मुझे कभी आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। आज मेरी वजह से वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमीर बहू के चलते मैंने अपनी गरीब बहू को इस घर का नौकर ही बना दिया था। ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। कौशल्या अपनी बड़ी बहू के मायके जाकर उसे वापस ले आती है। छोटी बहू को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो छोटी बहू को भी घर के तौर तरीके और काम सिखाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। अरे क्या हो गया नगमा, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों घूम रही हो तुम? रहने दो अम्मी, आपको सब पता है, पर आप लोगों ने मेरी एक भी सुनी। अब देखना, जिस घर में नमाजें होती थी वहां अब रोज सुबह घंटियां बजेंगी, भजन गूंजेंगे अब तो यहाँ। नगमा, फिर वही बातें। बेटी, ये खुशी का मौका है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम जेठानी बनने वाली हो, तुम्हारी देवरानी आने वाली है। अम्मी, ऐसी खुशी ना। ये कहकर नगमा वहां से चली गई और शबीना उसे देखती रह गई। शबीना के 2 बेटे थे, बड़े का नाम असलम और छोटे का नाम अशरफ था। दोनों भाई जब छोटे थे तभी उनके अब्बा की एक हादसे में मौत हो गई थी। शबीना ने बड़ी मुश्किलों से अपने दोनों बेटों को पाला था। असलम को एक बढ़िया कंपनी में नौकरी मिली तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके कुछ वक्त बाद ही असलम की शादी नगमा से हो गई और फिर छोटे भाई अशरफ की भी अच्छी नौकरी लग गई। ऑफिस में अशरफ की मुलाकात रसिका से हुई। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आज उन्हीं दोनों की शादी का मौका था। शादी के अगले दिन, अरे नगमा, सबके लिए चाय बना लो भाई। अम्मी, सबके लिए चाय अभी भी मैं ही बनाऊंगी। आपने तो कहा था कि अब मैं जेठानी हो गई हूँ तो उस रसिका रानी से कहिए ना चाय बनाने के लिए। या खुदा, तुम तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है। तुम पहले अपना दिमाग ठंडा करो, फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? और चाय की चिंता मत करो, वो मैं बना दूंगी। क्यों? आप क्यों बनाएंगी? नई बहू को कहिए ना, वो क्या बस आराम करने के लिए है? या अल्लाह, क्या करूं मैं इसका? अरे कल ही तो शादी करके आई है वो, और मैं उसे आज से काम पर लगा दूं? हाँ हाँ, क्यों कहेंगी आप उसे काम? वो तो आपकी लाडली है ना, और मैं तो बस नौकरानी हूँ। इतना कहकर नगमा वहां से गुस्से में चली गई। दरअसल अशरफ और रसिका का रिश्ता नगमा को शुरू से मंजूर नहीं था, जबकि असलम और शबीना ने अशरफ की जिद के आगे हाँ कर दी थी। नगमा को इस बात से चिढ़ थी कि एक हिंदू अब उसकी देवरानी बन गई है और अब उसकी वजह से घर का पूरा माहौल बदलने वाला था। फिर उसी दोपहर, सुनिए अम्मी, अशरफ जल्दी आइए, खाना लग गया है। नगमा ने खाने की मेज पर सभी को बुलाया, जहाँ रसिका पहले से ही बैठी हुई थी। अरे वाह भाभी, क्या बनाया है आज आपने? आज घास फूस बनाई है। मतलब? अब तो इस घर में घास फूस ही बनेगी ना चिकन बन सकेगा और ना ही मछली या मटन। पता नहीं अंडा भी खा सकेंगे या नहीं। भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अंडा खाती हूँ। और चिकन मटन का क्या? बस करो नगमा, ये क्या कर रही हो? ऐसे बात करते हैं क्या? फिर और कैसे बात करूं मैं? आप ही बता दीजिए। इतना कहकर नगमा वहां से चली गई। हर किसी को नगमा की बात बुरी लगी थी। तभी रसिका ने कहा,
मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा, आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटी, नगमा की बातों को दिल से मत लगाना। असल में वो दिल की बहुत अच्छी है, पर पता नहीं अभी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। अगले दिन जब नगमा उठकर रसोई में गई तो उसने देखा कि रसिका पहले से ही सबके लिए चाय लेकर खड़ी थी। लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। ओह अच्छा, तो अब तुम अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाय पी के देखो ना, सब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे नहीं पी। रसिका नगमा को खुश करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन नगमा थी कि वो मुंह फुलाए ही घूम रही थी। फिर उसी शाम घर के बाहर एक टेम्पो आकर रुका। नगमा उस टेम्पो को देखकर बाहर आई तो उसने देखा कि टेम्पो में लकड़ी का एक बहुत सुंदर मंदिर रखा हुआ था। उसे देखते ही नगमा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अम्मी, अम्मी इधर आइए, देख रही हो आप अब आपकी नई बहू क्या करने वाली है। अरे क्या हो गया अब? उस रसिका ने अपने लिए मंदिर मंगवाया है। अब हम पठानों के घर में मंदिर सजेगा, जगराता होगा, चौकियां लगाई जाएंगी, भजन कीर्तन होगा। क्या या अल्लाह, बस यही दिन देखने रह गए थे क्या। वो मंदिर मैंने मंगवाया है, रसिका ने नहीं। क्या क्या कहा आपने? वो मंदिर आपने मंगवाया है? पर क्यों अम्मी, ये तो नहीं माना कि हमारे मजहब में मूर्ति पूजा नहीं होती और ना ही कोई अपने घर में मस्जिद बनवाता है, लेकिन जहाँ से रसिका आई है वहाँ घरों में मंदिर बनवाए जाते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। अब रसिका खुद तो कुछ कहेगी नहीं, तो मैंने सोचा कि अम्मी मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग आखिर उसे इतना सिर क्यों चढ़ा रहे हैं। सिर नहीं चढ़ा रहे हैं, जैसे तुम्हें इस घर में नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही रसिका को भी अपनी पूजा करने का पूरा हक है, समझी तुम। नगमा पहले तो सिर्फ रसिका से नाराज थी, लेकिन अब वो अपनी सास से भी गुस्सा हो गई थी। ये सारी बातें रसिका ने सुन ली थी, पर उसे यकीन था कि एक दिन नगमा का गुस्सा जरूर शांत होगा और सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, नगमा हर रोज नमाज पढ़ती और रसिका अपना पूजा पाठ किया करती। एक दिन जब नगमा बगीचे की साफ सफाई कर रही थी, तभी रसिका कपड़े सुखाने के लिए वहां आई। रसिका को देखकर नगमा कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी रसिका ने देखा कि वहां खड़ा एक पुराना पेड़ टूटकर बस गिरने ही वाला है और वो नगमा की तरफ ही गिरने वाला था। उसे देखते ही रसिका ने अपने हाथों में पकड़े कपड़े तुरंत फेंके और वो नगमा की तरफ भागी। उसने नगमा को जोर का धक्का दिया, लेकिन खुद उस पेड़ के नीचे आ गई। भारी भरकम पेड़ के गिरने से रसिका के सिर पर गहरी चोट आई। पहले तो नगमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो सारा मामला समझ गई। रसिका को बेहोश देखकर नगमा जोर से चिल्लाई और रसिका को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। और फिर अम्मी, अम्मी रसिका ठीक तो हो जाएगी ना। अल्लाह से दुआ करो बेटी, उसके सिर पर बड़ी गहरी चोट आई है। सब मेरी वजह से हुआ है अम्मी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रसिका अस्पताल में भर्ती थी और उसका इलाज चल रहा था, पर उसे होश नहीं आ रहा था। तब नगमा भागी भागी अपने घर गई और वहां अल्लाह से रसिका के जल्द ठीक होने की दुआ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और रसिका के मंदिर की तरफ गई। उसने मंदिर में धूप जलाई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं नहीं जानती कि आपकी इबादत कैसे की जाती है, लेकिन रसिका को बचा लीजिए भगवान, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नगमा की आंखों में आंसू थे और भगवान ने वाकई नगमा की पुकार सुन ली थी। अस्पताल में रसिका को होश आ गया था और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गई। जब रसिका घर पहुंची तो उसे घर में घुसते ही धूप की सुगंध आई। वो सीधे अपने मंदिर की तरफ गई तो उसने देखा कि नगमा ने मंदिर में धूप जला रखी थी और पूरा मंदिर चमक रहा था और मंदिर के पास ही नगमा आरती की ज्योति जला रही थी। उसे देखकर रसिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रसिका को देखकर नगमा ने उसे गले लगाया और खूब रोई। फिर उसी शाम, लो रसिका, चाय पी लो। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी, पर तुमने तो कहा था कि तुम ज्यादा अच्छी चाय बनाती हो, शाम को मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। अब सब ठीक था। नगमा ने अपने हाथों से उस दीवार को गिरा दिया था जो उसने खुद अपने और रसिका के बीच खड़ी की थी। अब पूरा घर एक था। नमाज और पूजा पाठ का भेद होते हुए भी दोनों देवरानी जेठानी अब एक दूसरे के लिए बहनों से कम नहीं थी।